बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। 24 तारीख की बात है, इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खिताब किया। लेकिन खिताब से पहले जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको जिस किस्म का रिसेप्शन दिया गया वो पहले आपके सामने रखूँगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखूँगा। उसके बाद कुछ हक़ाइक़ पे बात करेंगे। देखिए। तो ये रिसेप्शन था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कन्वेंशन सेंटर में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से पहले। और ये चंद हज़ार लोग जो वहाँ पर मौजूद थे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, ग्रीट कर रहे थे इमरान खान साहब को। एंड ही सीम्ड वेरी हैप्पी कि मामलात बहुत अच्छे हैं, लोग बड़े खुश हैं मेरे दौर में, ये हुकूमत सही सिमत में जा रही है। लेकिन इप्सॉस का जो ताज़ा सर्वे आया है वो ये कहता है कि 66% लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान गलत सिमत में गामजन है। 43% ने महंगाई में इजाफे को सबसे ज़्यादा तशवीशनाक मसला करार दिया। सितंबर में शरह 26% पर थी। 90% लोग मुलाजमत के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सितंबर में शरह 74% पर थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बनी गाला में रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वो बैठकर ऑपरेट करते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर। एंड देन ऑफ कोर्स देयर सर्टेन प्लेसेस दैट ही विजिट्स एंड देयर सर्टेन पीपल दैट ही मीट्स, बट बियॉन्ड दैट प्राइम मिनिस्टर साहब का एक्सेस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता चलता कि बात तो वो करते हैं रियासत मदीना की, बात तो वो करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन उन्हें शायद नहीं अंदाज़ा होता कि जब महंगाई होती है, जब बिजली महंगी होती है, जब पेट्रोल महंगा होता है, जब आटा महंगा होता है, जब चीनी महंगी होती है, तो एक गरीब आदमी के घर पर क्या गुजरती है, उसका बजट कैसे तहस नहस हो जाता है। और अभी सिचुएशन आने वाले दिनों में और ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि मुशीर ख़जाना ने यह कहा है कि 700 अरब रुपए की टैक्स छूट अब ख़त्म होने जा रही है। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 30 रुपए तक इसको हमें ले जाना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी चीज़ें भी और महंगी होगी। और वज़ीर तवानाई ने कहा है कि बिजली भी महंगी होगी। खाद की कीमत ऑलरेडी आसमान से बातें कर रही है, जिसका जो असर है वो आपको आने वाली अगले साल की फसल में पता लगेगा कि हुआ क्या है। तो महंगाई, बेरोज़गारी, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, लेकिन घरों के किरायों में इजाफा, मुलाजमत का अदम तहफ़्फ़ुज़ और तालीम और इंसाफ तो वैसे ही आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। लेकिन सेहत के हवाले से हेल्थ कार्ड पर मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि हेल्थ कार्ड के हवाले से लोग अब इलाज करा रहे हैं और उसमें लोगों को रिलीफ मिला है। लेकिन हॉस्पिटल्स की जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक अलग बात है कि नहीं बढ़ सकी है। बहरहाल एक तरफ सिचुएशन ये है, दूसरी तरफ हमारी जो सियासत है उसका जो महवर है, उसका जो फोकस है वो ऑडियो वीडियो लीक्स हैं। लोग बातें कर रहे हैं जी कि ये ऑडियो सही है, ये गलत है, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं वो गलत है, ये सही है। मतलब कि द इंटायर पॉलिटिकल एलीट ऑफ दिस कंट्री इज बिजी ट्राइंग टू प्रूव कि ये ऑडियो सही है, ये ऑडियो गलत है, ये वीडियो सही है, ये वीडियो गलत है। भाई गरीब आदमी को क्या लगे किसकी ऑडियो सही है, किसकी वीडियो गलत है? इससे गरीब आदमी को सरोकार नहीं है। गरीब आदमी को तो सरोकार यह है कि आप उसको रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ दें। उसको तो सरोकार यह है कि मेरा बच्चा भूखा ना सोए। उसको तो सरोकार यह है कि अस्पताल में इलाज हो, तालीम बेहतर हो जाए, महंगाई ना हो, मकान का किराया वो टाइम से दे सके। ऑडियो वीडियो लीक्स का क्या लगे उसे? और मीडिया भी पूरा, कुछ मीडिया जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक ऑडियो है, बाकी मीडिया कह रहा है कि ये गलत है। इसी चीज के अंदर सारे लगे, यानी कि ऑल द बिग स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंट्री, जिसमें मीडिया भी शामिल है, वो इसी किस्म की सियासत में मसरूफ हैं। और गरीब आदमी के जो असल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने से सब कासिर है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, द ऑपोजिशन, द मीडिया, द ब्यूरोक्रेसी, इवन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कंट्री। इस वक्त लोगों पे जो गुजरी है किसी को एहसास नहीं है। कैप्टन सफदर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए।
एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। पुराने लोगों को पता है, पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमा स्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया जी, हर चीज का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। ये सियासत है जी, मतलब कि ही डजंट इवन केयर, मतलब कि आने वाली हैं, आएंगी, ये होगा, भौचाल मचेगा, लेकिन इनका जो फोकस है वो एक ही है और वो पूरा होना चाहिए। एट द सेम टाइम शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुनना। 2 बड़े शोज करने के जर्नलिस्टों ने बताया कि हमें 50 लाख रुपया ऑफर किया गया। किस चीज के लिए? चंद ट्वीट कर दो हुकूमत के खिलाफ। चंद दिन पहले मरियम सफदर साहबा आई थी बेनकाब करने इदारों को, लेकिन बेनकाब किसको कर गई? अपने आप को। देखा जाएगा, कोई FIR देनी बनती है तो वो भी दी जाएगी। जिन चैनल्स को पैसे नहीं दिए गए उन चैनल्स को इस टब्बर से रिकवरी करके दिए जाने पैसे, तो वो भी मामला देखे जाएंगे। तो गवर्नमेंट का भी फोकस वो 50 लाख उन्होंने मीडिया के हवाले से बात की, यानी कि इस तरह के मामलात पर सारा फोकस है। एक आम आदमी के जो मामलात है उसके ऊपर फोकस नहीं है। फिर मरियम को कैसे बेनकाब करना है इसके ऊपर फोकस है। फिर चैनल्स को भी पैसे मिलेंगे इस टब्बर से रिकवरी करके। ओ भाई खुदा का वास्ता है, चैनल्स को पैसे ना दें, आप गरीब आवाम को पैसे दे दें, उनको रिलीफ दे दें, वो इम्पॉर्टेंट है। चैनल्स को छोड़ दें, आप उनको पैसे ना दें। अच्छा जी, शौकत तरीन साहब क्या फरमा रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, ये भी सुन लीजिए। मुझे लोग पूछते थे, मैं बताता नहीं था उस वक्त बिल्कुल, लेकिन मैं एक किस्म से इंडिकेशन जरूर देता था कि प्रायर एक्शंस होंगे। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जिस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। एनर्जी के ऊपर जो अग्रीमेंट हुआ IMF से, वो जितने तमाम सेक्टर्स हैं, सबसे पहले एनर्जी के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पाकिस्तान में जब 3 थी तो अलहम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके अंदर जो प्रायर उनके एक्शन थे बेस टैरिफ इंक्रीज का, वो हम पहले ही पिछले माह ले चुके हैं, वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम होएगी। तो पेट्रोल और बिजली की कीमतें आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आवाम के लिए मुश्किलात और ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन मुशीर ख़जाना ये भी कह रहे हैं कि दरअसल महंगाई मसला है, गुर्बत तो मसला है ही नहीं, क्योंकि गुर्बत तो पाकिस्तान में कम हो रही है बकौल वज़ीर ख़जाना के, और वो वर्ल्ड बैंक को भी कोट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स में जाकर देखें कितने लोग खाना खाने के लिए आते हैं, गाड़ियाँ देखें सड़कों पर कितनी हैं। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि हमारी पिछले साल गुर्बत और 5.4% थी तो इस दफा 4.1% गिर गई। गुर्बत वाला हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है इन्फ्लेशन का, और उसमें एक सर्टेन सेगमेंट हमारा जो है पिस रहा है। हमारे जो लोअर मिडिल क्लास वगैरह से जो है वो पिस रही है। जो बड़े लोग हैं या मिडिल क्लास वगैरह क्या पिस रहे हैं? जाएं रेस्टोरेंट्स को, लाइनें लगी होती हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रही होती। आप बाकी चीजें, गाड़ियों को देखें, गाड़ियाँ हाल महंगी हो गई गाड़ियाँ, लेकिन इतनी गाड़ियों की डिमांड है कि ऑन जो है वो 6-6, 8-8 महीना का ऑन चल रहा है। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। अली नवाज जवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहसिन राजा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, शेख वकास अकरम एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गवर्नमेंट से। अली नवाज जवान साहब, ये जो बातें मैंने की इंट्रो में, आप इत्तफाक करेंगे कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो दुरुस्त नहीं है गवर्नमेंट की, या इस वक्त पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं है, जिस तरह के इप्सॉस के सर्वे में भी आया है, और लोग जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं अपनी मुलाजमत के हवाले से और लाइफ स्टाइल्स के हवाले से। और इस वक्त प्रायोरिटीज़ जो हैं सियासी शराफिया की, वो ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर सारा का सारा फोकस है। थैंक यू। देखिए, मैं अगर आपसे ही कहूँ कि अगर आप बाहर जाएंगे अभी और लोगों से पूछेंगे तो अब बिल्कुल जवाब आएगा, और जवाब ये आएगा कि वाकई उनकी ज़िंदगी मुश्किल हुई है, महंगाई हुई है। देखें, एक आम आदमी को तो नहीं पता, जो आपने बाकी बातें कही कि एक वीडियो लीक्स आ रही हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ट्रंप क्या कर रहा है, बोरिस जॉनसन क्या कर रहा है, उसका सबसे पहला ताल्लुक तो उसका किचन है। और जब किचन डिस्टर्ब होता है तो वो बिल्कुल ये कहेगा जो उसके रिमार्क्स आए हैं, जो उसके सर्वे के अंदर आया है। बट क्या हम दुनिया से, अब मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, क्या दुनिया से हम अलग बिहेव कर सकते हैं? और जो पूरी दुनिया एक फेस कर रही है, जो 100 साल में
में 100 साल के अंदर एक पूरी दुनिया फेस करती होती है, जो कोरोना वबा आई है। और कोरोना वबा ने क्या सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट डाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाला है? हम अगर सिर्फ एक तरफ की पिक्चर दिखाएं और दूसरी तरफ की पिक्चर ना दिखाएं तो फिर आई डोंट नो क्या कहना चाहिए उसके बारे में। बट चीज़ ये है कि अब इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस $85 चली गई। आप क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि अपना जो सेल्स टैक्स है उसको 0% पे ले गई है, जो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में वो 52% तक गया था, हम उसे 0% तक ले आए। उसके बाद आपने देखा कोरोना के अंदर जो पाम ऑयल है वो $450 पर था जब हमारी हुकूमत आई थी, और ड्यू टू द कोरोना वो $1450 पे चला गया। तो मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा वो महंगा हो गया। और ये वो सारी चीज़ें जो आपने इंपोर्ट करनी है, ये वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर बनती हैं। उसके बाद आप देखें दुनिया के अंदर जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई का मसला हुआ कि अमेरिका के जो जरीदे अगर आप उनको कोट कर देते कि 21 साल से, एक ब्लूमबर्ग लिखता है कि 21 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त अमेरिका के अंदर है। जर्मनी वो कहता है 28 साल में सबसे ज्यादा है। आपका हमसाया मुल्क जो हमारे ऑपोजिशन लीडर्स कहते होते थे कोरोना के अंदर शट डाउन कर दो, शट डाउन कर दो, इन मोदी की तरह शट डाउन कर दो, 23 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे गए। अच्छा, उसके अंदर आप ये भी बता देते कि चीजें अच्छी क्या हुई हैं। ये तो हुआ है और लोग बेचारे तंग है महंगाई की वजह से, बिल्कुल ठीक बात है, पर अच्छी चीजें क्या हुई हैं? और वो क्या कहता है कि WHO ये कहता है, और एक जरीदा है, से पहले कि आप अच्छी चीजें गिनवाएं, अगर आप इजाजत दें तो ना, आपने बहुत सारी गिनवा दी तो मैं भी थोड़ी गिनवा देता तो फिर एक सवाल कर लेते। मैं आप ही की तरफ वापस आऊंगा, और मैंने कहा इससे पहले कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, ये जो बातें आपने की हैं और जो सहारा आपने लिया है कोरोना का, उसके हवाले से एक काउंटर क्वेश्चन है। सहारा मैंने ये है कि ये बात नहीं, मैंने सहारा लिया है। बात ये है नहीं, अब लेट्स नॉट गेट पर्सनल ओवर दिस। मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो आर्गुमेंट सर ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक महंगाई का अंसर मौजूद है, उसको भी पाकिस्तान फेस कर रहा है और कोरोना के मामलात भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन जब वक्त पर LNG नहीं खरीदी जाती तो उसमें भी क्या कोरोना का कसूर है? जब चीनी यहाँ से पहले एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लेकिन पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं कम कीमत पे, फिर हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा कीमत में, तो उसमें भी क्या कोरोना का कसूर है? जब आटे की प्राइस कंट्रोल ही हम नहीं कर पाते हैं, और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और फूड बास्केट है इस मुल्क की, अगर सिर्फ वहाँ पे प्राइस कंट्रोल फूड आइटम्स के हवाले से हम कर लें तो मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो उसमें भी क्या कोरोना का कसूर है? और जब बाहर के मुल्कों की आप बात करते हैं, अमेरिका की या जर्मनी की या फ्रांस की या स्विट्जरलैंड की, तो वहाँ पर गुर्बत की शरह भी देख लीजिए, फीकस आमदनी भी देख लीजिए, और पाकिस्तान का कंपैरिजन उससे फिर हो नहीं सकता ना सर। मैं इंडिया की भी मिसाल दी है, मैं आपको बांग्लादेश की भी आगे मिसाल दे दूंगा, आगे नेपाल की भी मिसाल दे दूंगा, और जो मैंने मिसाल दी, चले आपने एक बात पहले आपने इंट्रो का किया पूरा 10 मिनट, तो उन जगहों पे भी शायद खुर्द-ओ-नोश के हवाले से इतनी महंगाई नहीं है। डेढ़ एक मिनट मैंने टोटल बात की है एहतशाम भाई, टोटल मैंने 1.5 मिनट बात की है। अगर मैं बात कंप्लीट कर लूंगा तो आपको अच्छा है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस कर देते, चले आपने वो क्वेश्चंस कर दिए हैं तो मैं आगे जवाब दे देता हूँ। आज भी अगर आप फूड प्राइस का जो कंट्रोल है, अगर आप देख लें पंजाब में आज जो आटा यहाँ है और जो सिंध के अंदर है उसमें 400 रुपए बोरी का फर्क है। आज जो चीनी के अंदर जो प्राइस का फर्क है कि आज भी 95 से 100 रुपए के अंदर जो चीनी है पंजाब के अंदर मिल रही है, और 120-130 के अंदर वो सिंध के अंदर मिल रही है। जहां प्राइस कंट्रोल इफेक्टिवली डील हो रहा है वो हो रहा है। अब उसकी तरफ भी आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। जो आप कह रहे थे कि आप बाहर बेचते हैं, तो उस अदवार में 27 अरब रुपए की हुकूमत सब्सिडी देती थी कि आपकी, क्योंकि दुनिया के अंदर चीनी सस्ती होती थी, पाकिस्तान के अंदर चीनी महंगी होती थी, और ये बाहर बेचते थे और कहते थे जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट देगी। वो 27 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने डिफरेंस दिया था। हमारे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में जो काश्तकार के साथ होता था वो आपके सामने है। जो गन्ने की काश्तकार था उसको 100 रुपया मन ऑन एवरेज प्राइस मिलती होती थी गन्ने की। पिछले साल ऑन एवरेज 275 रुपए प्राइस मिली है गन्ने की पर मन। उसके बाद जो वीट है उसकी स्पोर्ट प्राइस आखिरी दफा पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी थी, और उसकी जो प्राइस थी वो 1150 से 1200 रुपया पर मन वो काश्तकार को मिलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट में इस वक्त
वो 1950 रुपया पर मन काश्तकार को मिल रही है। 1100 अरब रुपया नया मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुआ है रूरल इकोनॉमी के अंदर, और आप यहाँ जाके देख रहे हैं और उसकी नजर आ रहा है आपकी जो इंडस्ट्री है और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 7.1% से बढ़ी है, आपकी ऑटो सेल्स 54% से बढ़ी है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आपकी जो स्टील इंडस्ट्री है, आपकी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो किस तरह बढ़ी हैं। हाँ, मसाइल देखें, जो आपका इंडस्ट्री है वो रिवाइव कर गई है, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है वो रिवाइव कर गया हुआ है, आपका जो रिमिटेंस सेक्टर है वो रिवाइव कर गया हुआ है, आपका जो एग्रीकल्चर है उसके 5 बड़ी मेजर क्रॉप्स आई हैं वो रिवाइव कर गया हुआ है। जो पिछले दौर में 0.6% से ज्यादा ग्रोथ नहीं करती थी वो 1.2% ग्रोथ के ऊपर ले आए हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, जिसकी लगी बंदी तनख्वाह है, जो मोस्टली अर्बन सेंटर्स के अंदर रहता है, उनकी जिंदगी के अंदर मसाइल हैं, और मैं उनको आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला हर रियासत कर क्या सकती है। रियासत मुश्किल टाइम के अंदर क्या कर सकती है? रियासत ये कर सकती है कि उनको ये दिलासा दे और उनको अपने जस्टिस के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए साबित करके उनके साथ खड़े, अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते। ठीक है जी, दिलासे पे आ गई अब तो बात। ठीक है, इजाजत दें, मैं जरा शेख वकास हकीम साहब की तरफ जाऊंगा। इजाजत है, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। शेख साहब, मुझे फरमाइएगा कि जो बातें इन्होंने की हैं, मतलब कि आटा चीनी के हवाले से वो कंपैरिजन सिंध से ड्रॉ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वी परफॉर्मिंग बेटर देन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अच्छा, ये अगर अब बैरोमीटर है कि सिंध गवर्नमेंट से बेहतर हमने परफॉर्म करना है तो वो फिर इनकी मर्जी है, लेकिन हम तो इनको जज करते हैं उन वादों के तनाजुर में जो इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किए थे। उसके बाद फिर जितनी भी अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है उस हवाले से, क्या कहिएगा? देखें, मुझे तो ये पता है कि मेरा भाई जो है बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि ये वफाक में बैठे हैं, इसलिए हम इनसे तवक्को यही करते हैं कि ये सूबों के कंपैरिजन देने की बजाय वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करें। मेरे भाई ने जो फिगर्स बताई हैं और जो इंक्रीजेस बताए हैं, वो सुनने से ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं उस पाकिस्तान में हूँ ही नहीं जिसमें मैं अभी चल के आपके पास यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्योंकि मुझे तो ये पता लगा है कि जितना कर्जा 70 सालों में लिया गया था, उतना कर्जा जो है वो पिछले 3 सालों में लिया गया है। तकरीबन 20 खरब के करीब जो है वो उसमें इजाफा किया गया है डॉलर। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हर पाकिस्तानी इस वक्त 2,35,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। कितने का जनाब? 2,35,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से 2 लाख इकट्ठा देखा नहीं है, मगर इस वक्त वो 2,35,000 रुपए का मकरूज जो है वो हो चुका है। जिस सर्वे की आपने बात की, अगर मैं उसके कुछ फिगर्स आपको और एलेबोरेट कर दूं तो ये कहते हैं कि 91% पाकिस्तानी जो है उस सर्वे के मुताबिक, जिसको आपने मेंशन किया है, आपने ये फिगर मैं आपको बताता चलूं, वो कहते हैं कि घरेलू और जाती अशिया खरीदने में परेशानी महसूस करते हैं। इस वक्त 85% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के हवाले से बेबसी का इजहार कर रहे हैं। 81% ऐसे हैं जिन्हें उनकी जॉब्स जाने का खौफ है। 46% ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी न किसी रिश्तेदार और जानने वाले की नौकरी के जाने का इजहार किया है। और आप सिर्फ इसको ना देखें, आप दूसरी तरफ इकोनॉमी रेटिंग देने वाली इंटरनेशनल एजेंसी जो है उसको भी देख लेते हैं। फिर जैसे कहते हैं, जिस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने आपकी इकोनॉमी जो है उसकी रेटिंग को बी ही करार दिया है। उन्होंने कहा यह बरकरार रहेगी। 2022 जून के हवाले से उन्होंने कहा है कि आपका खसारा मनफी 2.2% तक रहेगा। ये वही इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जिस एजेंसी ने आज से पिछले साल ये कहा था कि आपका जो सिलसिला 2019 में कहा था कि 12 साल की ये कम तरीन सतह है जिसके ऊपर आपका मामला चला गया है। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें तो उसमें तकरीबन 370 अरब की कमी हुई है, जिसके बाद इस वक्त वो चंद हजार अरब पे रह गई है। ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं, जो जितने भी आदाद शुमार आप बता रहे हैं शेख साहब, मैं वो स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ साथ साथ। मैं अपने भाई की एक और आपको आदाद शुमार और बताता जाऊं। मेरे भाई ने, तो आई जस्ट वांट टू नो कि किस बात पे उन्हें हंसी आ रही, मैं उनसे पूछ लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस नहीं मुझे एक और बात कर लेने दें जिसका जिक्र मेरे भाई ने किया। नहीं, मेरे भाई ने, इन्होंने बड़ी तैयारी की थी। सर, मैं आप ही के पास वापस आ रहा हूँ शेख साहब, आपके पास ही वापस आ रहा हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि उन्हें जी फरमाएं। देखें, इन्होंने पाम ऑयल का जिक्र किया है, इन्होंने पाम ऑयल की, इन्होंने कहा जी वहां पे उसकी कीमत दुनिया में बढ़ गई है। आपको मैं मजेदार बात बताऊं, पिछले 2 महीनों में
ये जो इंपोर्ट ड्यूटियां आपकी हुकूमत ने, मेरे भाई आपकी हुकूमत ने इंपोज की हैं पाम ओलिन पे, सिर्फ पाम ओलिन पे, उसकी मद में आपने 12.1 अरब रुपया कलेक्ट किया है 2 महीनों में, 28% अप गया है। आरबीडी, पाम का आरबीडी आपने $10 बिलियन इकट्ठा किया है, 116.6% अप हुआ है। सोयाबीन 2 महीनों में 8.7 अरब आपने इकट्ठा किया है, 93% अप गया है। कहने का यह मकसद है कि यह सिर्फ इंटरनेशनल महंगाई नहीं, ये जो अरबों रुपए की इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा के आपने पिछले 2 महीनों में अरबों रुपया इकट्ठा किया है, ये भी कुकिंग ऑयल, घी जो है ये इसकी कीमत में इजाफे का एक सबब है। एक एक चीज पे बैठ जाए, ये तो इस तरह अगर हम टॉक शोज में सिर्फ फिगरे गिनने बैठ जाए एक दूसरे की, ये तो फिर खेड चलनी कोई नहीं जे, कल तो मुक्की जे। अब इन्होंने पाम ऑयल का जिक्र किया तो मैंने कहा मैं बता दूं कि घी जो है वो सिर्फ ठीक है आप जरा उनसे पूछ लेते हैं कि अली नवाज अवाद साहब, आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे शेख साहब की गुफ्तगू को, हालांकि जितनी बातें वो कह रहे हैं वो तो बड़ी परेशान कुन है, तो आप कैसे उस गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे थे? मैं ये बात कर रहा था जो फिगर्स उन्होंने अपनी, मतलब कि मेरे विकास भाई तो फेडरल में मिनिस्टर भी रहे हैं और फेडरल में रहते भी हैं, और मुझे बिल्कुल एहसास है उनको कि वो हमें सूबों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात की है। सूबों का कंपैरिजन इसलिए किया जाता है कि आपकी जो जब गंदम की बात होती है तो गंदम के लिए जो अपने सरप्लस गंदम पैदा करते हैं वो 2 सूबे हैं, वो सिंध है और पंजाब है। पिछली दफ़ा नवंबर के अंदर हमने पिछली, अगर आपको याद भी होगा तो हम सिंध गवर्नमेंट को कह रहे थे कि आप नई मई से रिलीजेस शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट के अंदर एक होर्डिंग शुरू हो रही है और मार्केट के अंदर एक स्पेकुलेशंस है जिसकी वजह से प्राइस हाइक होती जा रही है। उन्होंने वो काम नहीं किया और उन्होंने वो काम आके नवंबर के अंदर किया। फिर हमने कहा कि इस दफ़ा जो आपने बाइंग करनी है प्लीज़ वो बाइंग अपनी जल्दी कर दें। उन्होंने अपनी स्पोर्ट प्राइस तो हमसे 100 रुपया ज़्यादा रखी, पर इन दूसरी तरफ उन्होंने जो बाइंग है वो बिल्कुल की नहीं और वो सारी की सारी होल्डर्स के पास चली गई। मैं इसलिए इसका कंपैरिजन कर रहा हूं। अभी भी जो यूरिया के अंदर भी जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि पंजाब के अंदर से जो उसकी चीज है वो 47% पे पहुंच गई और जो इसका सिंध के अंदर उसका कंजम्पशन कम है वो 53% के ऊपर चली गई, क्योंकि वहां वो होल्ड हो गई हुई है। मैं उस कंपैरिजन में बता रहा था पर शायद उनको नहीं लगा। उन्होंने बिल्कुल बात ठीक की कि 2,35,000 रुपए का मकरूज हो गया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पिछली दफा न्यू लीग की गवर्नमेंट थी जब वो पर कैपिटा इनकम 1,90,000 पे छोड़ के गई थी, हमारी गवर्नमेंट में वो 2,35,000 के ऊपर चली गई हुई है। जिस जरीदे की वो बात कर रहे हैं उस जरीदे ने कहा था कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 0.4% से भी कम होकर -0.4% पे चली जाएगी। और फिर उसी जरीदे ने लिखा था पाकिस्तान की इकॉनमी 4% से ग्रो की है। फिर उसी जरीदे ने ये लिखा था कि जो भी जितने पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल हैं और वो आगे की तरफ जा रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने पाम ऑयल की बात की, जो पाम ऑयल के ऊपर जो अगर वो रेट पे बात नहीं कर रहे, ड्यूटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनको ड्यूटीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो ड्यूटीज हमने इसके ऊपर पाम ऑयल के ऊपर कम की हैं वो भी अगर आप चाहते हैं मैं उसके फिगर्स दे देता हूं। ये देखिए आपके अंदर पूरी दुनिया इंपोर्ट हो रहा है। अब जो $450 $500 पे जो चीज आती थी वो अब $1450 पे आ रही है। हमने उसमें जो 17% से, जी मैं फिर आप बीच में बोल पड़ते मुझे आवाज नहीं आती, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छी चीजें देखिए मसाइल तो हैं और कोरोना तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आया है। और हम ये कह रहे हैं कि जो लोग लगी बंदी तनख्वाह है जिनके जो मसाइल हैं, क्या आप मुझे बताएं पाकिस्तान की इकोनॉमी और तो सारा पाकिस्तान वैसे ही खुशहाल है सर, जाने दें बस करें ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठीक जा रही है, सब आप लोग आज आके सिर्फ तनख्वाहदार तबके को कहते हैं कि वो परेशान है, बाकी भी लोग बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान के ऑटो सेल्स ठीक जा रही है, गरीब आदमी खुश नहीं है। पाकिस्तान के सारे जो दर्जी है, जो मोची है, जो रिक्शा चलाने वाला है, लोग बड़े परेशान है। यकीन कर लें तनख्वाहदार तबके को एक तरफ रख के भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी आप किसान के हवाले से 2-4 चीजों की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ योर गवर्नमेंट सर। आप तनख्वाहदार तबके को साइड पे भी कर दें, आप किसी दर्जी के पास चले जाएं, किसी मोची के पास चले जाएं, किसी रिक्शा चलाने वाले के पास, टैक्सी ड्राइवर के पास, बस कंडक्टर के पास जाके पूछे सर उनके साथ क्या हो रहा है। छोटा अपना कारोबार जो चलाते हैं, बड़ा मसला है सर लोगों के साथ। मुझे टीवी पे बुलाया तो मुझसे पूछ लें, वकास से पूछ लें, मोहसिन राजा आप ही से तो पूछ रहा हूं इतनी देर से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप मैं तो खैर 15 मिनट तो आप ही बोल बुरा क्यों बनाते हैं? बेचारे 2 मिनट बोले होंगे। आई हैव गिवन यू एम्पल अपॉर्चुनिटी। पूरा नहीं मना रहा, अगर मेरी बात को समझ ही नहीं रहे तो मैं उसका क्या कर सकता हूं? इत्तेशाम में क्या समझूं सर आपकी बात? ये एक बंदे ने खुदकुशी की है। मैंने इस बात से अपनी बात शुरू की है। अगर आपको बात नहीं अच्छी लगी तो मैं क्या कर सकता हूं?
अली नवाज जवान साहब, आप मुझे बता रहे हैं कि बड़ा चीजें ठीक है, नॉर्मल है, मैं क्या समझूं सर आपकी बात को? ये मोहम्मद फहीम इस बंदे का नाम है, मैंने ये बिल्कुल तकरीबन कोई 6 माह पहले एक अखबार से इसको नौकरी से निकाला गया, 6 बच्चों का वो बाप था, 60,000 कर्जा लेकर उसने रिक्शा खरीदा, रिक्शा चलाना शुरू किया और कल उसने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। सर अब मैं इन लोगों को जब देखता हूं, इनकी शक्लें देखता हूं, इनके हालात देखता हूं, उसके यतीम बच्चे देखूंगा तो मुझे आपकी बात नहीं समझ आती सर। रुपीस के एड्स मिले, आप अपने मीडिया चैनल्स को कहा करें ना, मुझे क्या लगे सर इसको फहीम को और इसके 6 बच्चों को क्या लगे, किसको कितने अरब के एड्स मिले, फंड मिलता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया करें। इस शेल्फ से बाहर आए, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। जवान साहब इससे बाहर आए, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इत्तेशाम साहब, यू आर इन द स्टूडियो, यू आर इन अ स्टूडियो, अपनी बारी पे बात कर लेना, अपनी आवाज अपनी बारी पे बात कर ले आप सर। दूसरी तरह बात कर सकते हैं, आप कोई 25 मिनट तो अपनी बारी ले ली, अपनी ऊंची कर रहा हूं क्योंकि मैं हीट को महसूस कर सकता हूं, जिस हीट से लोग नहीं, मुझे पता है आपको हीट फील हो रही है, पर वो आप अपने घर में इस वक्त बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं और माशाल्लाह टांग पर टांग रखकर बैठे हुए हैं, हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, आदाद माशाल्लाह आप भी बड़े आराम से अपने कोजी स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं और आपको कोई मसले मसाइल नहीं है। मैं जिधर भी बैठा हुआ हूं लेकिन मैं हीट को महसूस कर रहा हूं। आपका काम है जब आवाम के साथ मसाइल होते हैं मेरी आवाज अगर आप यही करना चाहते हैं तो जबरदस्त बात है। मुझे सिर्फ ये बताइए, कमेंट करेंगे ये एड्स की जो आप बात करें क्या लगे फहीम को और उसके 6 बच्चों को एड से जो आप बात कर रहे हैं, ये फहीम जिसने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली है, तो जाएंगे इसके घर, जाएंगे कोई इसके बच्चों की कफालत करेंगे आप लोग? इत्तेशाम जरा एक चीज बताइएगा जरा मुझे, अगर आपको बुरा ना लगे और आपकी आवाज ठीक रहे, मुझे एक बात बताइएगा कि मैंने अपनी बात शुरू किससे की थी? मैंने कहा मसाइल हैं, मैंने कहा था महंगाई है, मैंने कहा था जो तनख्वाहदार तबका है कि इसके घर ही चले जाए तो गवर्नमेंट का। मैंने आपको ये कहा कि आप अपना कैमरा और अपना भेज दें कि माइक बाहर चले जाएं, तो लोग आपको क्या कहेंगे? लोग कहेंगे हमारी, फिर आप बीच में बोलने लग गए, इत्तेशाम फिर बोलने लग गए बीच में। मैं बीच में, आप अपने वादों से मुकर जाएं, तब्दीली के वादों से मुकर जाएं, नए पाकिस्तान से मुकर जाएं, रियासत मदीना से मुकर जाएं, पूरी दुनिया के अंदर मसाइल बोले भी तो हम गुनहगार हो जाएं। बातें करने लगे हो यार, कोई शो करें आप, ब्रेक के बाद वापस अगले को ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। परवेज़ रशीद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि जो मसाइल इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो तो उस पर काबू पाते हुए हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऑपोजिशन के पास भी क्या मुतबादिल प्लान है? मतलब कि ऑपोजिशन का जो फोकस है वो किसी ना किसी तरह से इक़्तिदार वापस हासिल करना है। आम आदमी की जो मुश्किलात हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो अपनी तहरीक में जान डालने के लिए ऑपोजिशन इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रही है। ऑडियो वीडियो लीक्स की सियासत हो रही है, विच इज़ वेरी लो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन माई ओपिनियन। आम आदमी के मसाइल पर तो बात होती नहीं। बहुत शुक्रिया इत्तेशाम। सबसे पहले तो मैं आपका जो पर्सनल ओपिनियन है मैं उसको इंतहाई कदर की नज़र से देखता हूँ, जिसको आपने लो क्वालिटी पॉलिटिक्स कहा है, लेकिन हमारे नज़दीक तो वो बहुत अहम है, इसलिए कि वो किसी की ज़ात का इशू नहीं है, वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का इशू है। और वो सिर्फ आज का इशू नहीं है, वो पाकिस्तान में पिछले 70 साल से इशू है। जस्टिस मुनीर के फैसले से लेकर और आज तक के जो फैसले हैं उनमें हजारों दफा ऐसा हुआ है कि जहां पर पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक जो हैं उन्हें कुचला गया, लेकिन अदालतों के फैसले उस कुचले जाने वाले मुजरिम के हवाले से नहीं आए, बल्कि अवाम के खिलाफ फैसले आए और पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। ये एक बहुत बड़ा मुकदमा है जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इंसाफ करने वालों के दरमियान है। इसलिए इसको लो क्वालिटी पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि यही पॉलिटिक्स है और यही पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बाकी चीजें ये बुनियाद है जिससे बाकी चीजें जन्म लेती हैं। महंगाई, बैड गवर्नेंस,
लोगों को सहूलतों का मुयस्सर न होना, वो सब जन्म लेता है उस वक्त जब पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी हकीकी नुमाइंदा हुकूमत कायम नहीं होती, बल्कि हुकूमतें मुसल्लत की जाती हैं। और जो मुसल्लत शुदा हुकूमतें होती हैं वो मखसूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। उन्हें चूंकि वोट से आए नहीं होते, इसलिए वो अवाम के मसाइल को समझती भी नहीं है और उन्हें हल करने में दिलचस्पी भी नहीं रखती। 5 साल के बाद दोबारा उन्होंने अवाम से वोट नहीं लेना होता, अवाम को जवाब देनी होती, तो इसलिए उन्हें महंगाई से भी कोई सरोकार नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपके जो सियासी नजरियात हैं उनको एहतराम से देखूंगा, लेकिन उनसे इख्तलाफ भी करूंगा। जी परवेज साहब, मैं भी आपसे बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करते हुए, मैं सिर्फ उस एक ऑडियो की बात नहीं कर रहा था जिसका हवाला आपने दिया और फिर अदलिया की तारीख के हवाले से आपने बात की। कैप्टन सफदर साहब का एक शॉर्ट मैं आपको सुनवा देता हूँ जिसमें वो कुछ वीडियोज़ और ऑडियो लीक्स के हवाले से फिर आपसे सवाल करते हैं। एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। पुराने लोगों को पता है, पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमा स्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया है जी, हर चीज का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। तो परवेज साहब, मैं ये इस मखसूस डायरेक्शन के हवाले से बात कर रहा था कि एक आम आदमी को मुस्लिम लीग ने बायसियत जमात के कभी इसको ओन नहीं किया। ये एक फर्द के अपने ज़ाती ख्यालात हो सकते हैं और बड़ी सियासी जमातों में बहुत से लोग जो हैं उनकी अपने अपने ज़ाती ख्यालात होते हैं, वो उनको बयान भी करते रहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कभी इस नुक्ता नज़र को ओन नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल आपसे और मेरा है, अगर आप ये कहते हैं कि जी हम लोगों के जो मामलात हैं उस हवाले से बड़ा सिंसेयर हैं कि वो हल हों और उनको रिलीफ मिले और ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो अगर इतना दर्द दिल रखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब लोगों के मसाइल के हवाले से, वाई डजंट ही कम बैक टू पाकिस्तान और वापस आकर सियासत क्यों नहीं करते हैं, लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? लोग जब देखते हैं कि हम यहाँ पर मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम यहाँ पर मसाइल में घिरे हुए हैं और मियाँ साहब लंदन के फ्लैट्स में बैठकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, तो वो क्यों फिर मियाँ साहब के साथ खड़े? वो क्यों मियाँ साहब को वोट दें? वो 3 दफा वजीर आजम बनाने के बाद 4थी दफा वजीर आजम बनाने का क्यों सोचें मियाँ नवाज शरीफ को? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जो राय है वो तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, भले से वो लंदन में रहें या पाकिस्तान की जेल में रहें। जब वो लांडी जेल में थे, अटक जेल में थे, अडियाला जेल में थे और कोट लखपत जेल में थे, तमाम जगहों पर पाकिस्तान के अवाम उनके साथ थे। फिर वो सऊदी अरब भेज दिए गए, तब भी पाकिस्तान के अवाम उनके साथ थे। सऊदी अरब से वो लंदन चले गए थे, तब भी पाकिस्तान के अवाम उनके साथ थे। वो पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान वापस आए और उनको जबरदस्ती पाकिस्तान से वापस भेजा गया। ये तो मेरे दोस्त एहतशाम को इस तारीख का पता होगा। और कंटेम्प्ट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया था। कंटेम्प्ट हुई और वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। 20 साल का अरसा गुजर गया, उस केस का फैसला नहीं हुआ। ये भी आपकी तवज्जो चाहती है मेरी बात जो है, और अदालतों के साथ जो बंद गुफ्तगू की है उसमें इस पॉइंट को भी आप शामिल रखें कि उस कंटेम्प्ट केस का आज तक फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सजा दिलाई गई है और जिस सजा को काटने के लिए आप ख्वाहिश रखते हैं कि वो वापस आ जाएं पाकिस्तान में और आके अपनी उस सजा को काटें, उसी सिलसिले में जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान मौजूद है। वो भी हाई कोर्ट के जज थे जब उन्होंने वो तकरीर की थी। और इसी तरीके से एक दूसरे चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका एफिडेविट आ गया कि मैंने अपनी कानों से सुना और आंखों से मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस, लेकिन सर वो तो आपकी जमात के लॉयर्स विंग के सदर भी रहे हैं ना, वो जो चीफ जज। मेहरबानी करके मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। फिर तीसरी ऑडियो आ गई है जस्टिस साकिब निसार साहब की। फिर
जो हमारे FIA के सरबराह थे बशीर मेमन साहब, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं कि मुझे खान साहब बुला कर कहते थे कि मुकदमे बुलाओ इन पर और इनको सजाएं दिलवाओ। तो कितनी गवाहियां आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला तो परवेज रशीद उनको रोकता है आने से। वो आना चाहते हैं, परवेज रशीद रोकता है, वो कहता है नहीं आप मेरे ठीक है। परवेज रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आप इत्तेफाक करेंगे परवेज रशीद साहब की इस बात से कि परवेज रशीद उनको रोकता है वापस आने से? आप समझते हैं कि मीर नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए? मैं ये समझता हूँ जी कि कोई भी शख्स, परवेज रशीद साहब का बड़ा एहतराम है, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हमेशा एहतराम से एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। मैं बड़े एहतराम से उनकी इस स्टांस से जो है वो डिसएग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं, खा वो मुल्क से बाहर हैं, खा वो इलेक्शन हार गए हैं, खा उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत में नहीं है। और जो सियासी लीडर होते हैं उन्होंने कौम के साथ, उन्होंने अपने वोटर्स के साथ जीने मरने की किस्में खाई होनी होती हैं। मैं नहीं समझता कि अगर निज़ाम अदल ठीक नहीं है इनके मुताबिक, तो क्या इसका हल ये है कि आप अपने लोगों को, जिन्होंने लाखों लोगों ने आपको वोट दिए हैं और लाखों आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनको छोड़ के आप बाहर जाके बैठ जाएं? मैं ये समझता हूं कि अगर परवेज रशीद साहब, जैसे उन्होंने कहा है कि ये उन्हें मशवरा दे रहे हैं, तो ये मेरे बड़े भाई हैं और ये गलत मशवरा दे रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये मशवरा, देखें ना, इतने बड़े लीडर को तो आके हम कहते हैं हमने जीना भी आपके साथ है, मरना भी आपके साथ है, तो फिर आप मरने से क्यों डरते हैं? फिर आप जेल जाने से क्यों डरते हैं? फिर आप इस निज़ाम अदल के नीचे रहने से क्यों डरते हैं? आपको यहाँ आना चाहिए, इसी में इज्जत है, इसी में कामयाबी है, वापस आएँ। देखें ना, मैं और दोबारा अपने बड़े भाई से इस बात पर एक और इख्तलाफ करूँगा कि ये हमेशा निज़ाम अदल और नाइंसाफ़ी जो है, तभी उसको ठीक करने का ख्याल क्यों आता है जिस वक्त आपके ऊपर केस होता है? जब आपके अदवार हुकूमत में, मैं खुद साथ रहा हूँ इनके, आपकी अदवार हुकूमत में जब एक आम गरीब आदमी के ऊपर ऐसी नाइंसाफ़ी होती है, पूरे पाकिस्तान में अदालतों में लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी ठीक हो गया। शेख साहब, निज़ाम अदल को ठीक करने का मैं चाहता हूँ कि अली नवाज जवान साहब को मौका मिले, वो जरा कंक्लूड कर दें। परवेज रशीद साहब की भी गुफ्तगू है, वो जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहें। अली नवाज जवान साहब। देखिए, तो चीज़ ये है कि जो परवेज रशीद साहब की बातों की हद तक, अगर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 35 साल इस मुल्क में हुक्मरान रहे, वो कहते हैं हमें वोट को इज्जत देनी चाहिए, और जिस तरह इनकी ये पार्टी बनी थी और जो अब भी जिस हाल के अंदर है, वो ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं। क्या डेमोक्रेसी के अंदर किंगशिप होती है? डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, डेमोक्रेसी मेरिट की बात करती है, डेमोक्रेसी लोगों की वेलफेयर की बात करती है। क्या आपने इनके जितने भी 35 साल का अदवार रहा है, क्या आपने उसके अंदर ये चीज़ें देखी हैं? और क्या अगर वो समझते हैं वो बिल्कुल क्लीन हैं, तो वो वापस आके वो काम क्यों नहीं करते कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो वो रसीदें क्यों नहीं देते, वो वीडियोज़ की बात क्यों करते हैं, वो लीक्स की बात क्यों करते हैं? और पाकिस्तान के जो इदारे हैं आज जो इस बुरे हाल के अंदर हैं, तो क्या ये फुल फॉर इस हालत में पहुंच गए हुए हैं? अगर उन्हें बाकी जजेस याद थे, क्या उन्हें जस्टिस मलिक कयूम याद नहीं था? क्या उन्हें जस्टिस रफीक ताड़ड़ याद नहीं था? क्या उन्हें जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी याद नहीं था? उन्हें जस्टिस शमीम तो बहुत अच्छा लगता है, पर जस्टिस शमीम का एफिडेविट तो बहुत अच्छा लगता है, पर जनरल असगर खान केस के अंदर जनरल जिलानी का एफिडेविट है वो उन्हें बुरा लगता है। उन्हें इसाक डार का एफिडेविट तो बुरा लगता है, पर उन्हें जस्टिस अरशद का एफिडेविट अच्छा लगता है। देखिए, ये मुनाफकत है और ये जो गलाजत है, जो कहते हैं हम इसका हिस्सा नहीं, जो कैप्टन सफदर ने कहा। नवाज जवाब बिल्कुल खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, दीगर मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।